बल्लाजा किसी तरह से जान बचाकर त्रिची पहुंचा और वहीं बिल बनाकर घुसा रहा। उसके हथियार डालने की कोई आसार नहीं दिख रहे थे और उसकी अंग्रेजों से खुल्लम खुल्ला दोस्ती ने डुबले को उकसाया कि वो कोई ठोस कदम उठाए। बल्लाजा और कड्डलूर के अंग्रेजों की सेनाएं साथ में हो गईं। दूसरी तरफ चंदा साहिब और फ्रेंच सेनाएं, ये दोनों सेनाएं त्रिची के पास गोलकोंडा में आमने सामने हुई। 19 और 20 जुलाई को फ्रेंच सेनाओं ने अंग्रेजों को और वल्लाजाह को इस गोलकोंडा के युद्ध में बुरी तरह से हराया। अब यह हारी हुई सेना त्रिची में किलेबंद हो गई। जुलाई के अंत तक त्रिची को फ्रेंच और चंदा साहिब की सेनाओं ने घेरा डाल दिया और घेरा पड़ा ही रहा। इतने में वही शरारती आदमी जिसे हमने पहले कर्नाटक युद्ध में देखा था, फिर से फ्रेंच सैनिकों को चकमा देकर त्रिची से निकलकर कड्डलूर पहुंच गया। अगर फ्रेंच इस लड़ाई को जीत जाते तो शायद अंग्रेज दक्षिण भारत में कभी भी न घुस पाते और तब दक्षिण भारत पर अंग्रेजों का नहीं बल्कि फ्रांसीसियों का कब्जा होता। लेकिन ऐसा होना नहीं था। क्लाइव कड्डलूर पहुंचा जबकि फ्रेंच त्रिची को घेर कर बैठे रहे। कड्डलूर से क्लाइव मद्रास पहुंचा और वहां क्लाइव ने खुराफाती आइडिया दिया, एक खुराफाती विचार रखा कि क्यों न अर्काट पर ही कब्जा कर लिया जाए। उसने एक छोटी सी सेना लेकर दबे पांव चोरी छुपे जाकर 11 सितंबर तक अर्काट पर कब्जा कर लिया। ये एक ऐसा कारनामा था जिसके लिए उसे आज का परमवीर चक्र भी शायद कम पड़ जाता। इसके बाद उसने जो भी किया वो तो और भी बड़ा पराक्रम था। चंदा साहिब के बेटे रजा साहिब ने क्लाइव को अर्काट में घेर लिया, लेकिन क्लाइव ने 2 महीने तक न सिर्फ अर्काट को बचाए रखा बल्कि रजा साहिब को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस बीच अंग्रेजों ने गुत्ती के मराठा सेनापति मुरारी राव को बुलावा भेजा। मुरारी राव निकल पड़ा क्लाइव की मदद के लिए। क्लाइव रजा को वेल्लूर तक पीछे हटाने में कामयाब हो गया और फिर मुरारी राव की मदद से रजा साहिब पर हमला करने की तैयारी करने लगा। क्लाइव को मराठों की और मद्रास से सिपाहियों की मदद मिल गई। फ्रेंच पौंडीचेरी से रजा साहिब की मदद के लिए निकल पड़े और रजा साहिब वेल्लूर से फ्रेंच सेनाओं से मिलकर मोर्चा बनाने के लिए निकल पड़ा। इससे पहले कि ये दोनों सेनाएं साथ में मिल जाएं, क्लाइव ने रजा साहिब को रास्ते में ही रोकना ठीक समझा और 3 दिसंबर को अरनी की लड़ाई हुई। इस लड़ाई में रजा साहिब हार गया और उसकी तितर बितर सेना जिंजी पहुंची। इसका सीधा परिणाम यह हुआ कि अब अर्काट अंग्रेजों के हाथ में मजबूती से था। अब क्लाइव का ध्यान आटेगा कांचीपुरम पे, जो अर्काट और मद्रास और कड्डलूर के रास्ते में आता था। इधर फ्रेंच सेना बैठी हुई थी। क्लाइव ने दिसंबर में यहाँ फ्रेंच सेना को हरा दिया और 20 दिसंबर तक कांचीपुरम पर कब्जा कर लिया। उसके बाद वो कड्डलूर लौट गया। इस तरह 1751 में क्लाइव ने अंग्रेजों को मुसीबत से बचा लिया, लेकिन फ्रेंच सैनिकों ने कांचीपुरम वापस ले लिया और अब रजा साहिब और फ्रेंच सेना मद्रास के पास बैठी थी और अर्काट पर उनकी नजर थी। क्लाइव अब तक मद्रास पहुंच चुका था और अब रजा साहिब पर हमला करने के लिए निकल पड़ा। 28 फरवरी के दिन दोनों पक्षों के बीच कावेरी पाक में एक मुठभेड़ हुई। रजा साहिब यहाँ हार गया और पीछे हट गया। कावेरी पाक की इस हार से और उसके बाद अंग्रेजों की मजबूत होती स्थिति से घबराकर फ्रांसीसियों और चंदा साहिब ने 10 अप्रैल को त्रिची की घेराबंदी खत्म कर दी और वापस लौटने लगे। लेकिन उनका दांव उल्टा पड़ गया। उनकी ये गलती उनके खुद के गले पड़ गई, क्योंकि जब वो लौट रहे थे तो उन्हें कावेरी का एक टापू श्रीरंगम पार करना था और इससे पहले कि ये सेना कावेरी पार कर पाती, श्रीरंगम के टापू पर ही इसको घेर लिया गया। अब ये सेना इस टापू से बाहर नहीं जा सकती थी। 12 अप्रैल को ये सेना इस टापू में फंसकर घिर गई। 2 महीने तक श्रीरंगम की घेराबंदी चलती रही। 11 जून को चंदा साहिब मारा गया और लड़ाई का मकसद ही खत्म हो गया। 2 दिन बाद 13 जून को फ्रेंच सेना ने भी हथियार डाल दिए। दुर्भाग्य देखिए कि फ्रेंच जीती जिताई बाजी हार गए, एक छोटी सी गलती की वजह से। लेकिन डुप्ले इतने से भी हार मानने वाला नहीं था। वो अंग्रेजों को हराने की जिद पर अड़ा रहा। फिर अंग्रेजों ने जिंजी पर हमला किया 6 अगस्त को। इसमें अंग्रेजों को शिकस्त मिली और फ्रांस को कुछ राहत। अब कड्डलूर खतरे में था, पर ये ज्यादा समय तक चलने वाला नहीं था। एक ब्रिटिश सेना पौंडीचेरी की ओर निकल पड़ी और 6 सितंबर को बाहुर की लड़ाई हुई, जिसमें फ्रेंच सेना हार गई और पौंडीचेरी में घुसकर ही रह गई। इसके साथ ही साथ अंग्रेजों ने दूसरा मोर्चा मद्रास के आसपास खोल दिया। क्लाइव ने 19 सितंबर तक कोविलोंग फ्रेंच सैनिकों से छीन लिया और 13 अक्टूबर तक चेंगालपट्टू पर कब्जा कर लिया। अब जब अंग्रेज ज्यादा ताकतवर साबित हो रहे थे, इतने में ही एक अनहोनी हुई। क्लाइव की तबीयत खराब हो गई और वो भारत छोड़कर चला गया।
डुप्ले तो मौके की तलाश में ही था। उसने फ्रांसीसी सेनापति ऑस्ट्रुक को भेजा अंग्रेजी सेना के पीछे। ऑस्ट्रुक ने दोबारा तिरुचिरापल्ली को जा घेरा। उसने नए साल 1753 की शुरुआत की त्रिची के इस दूसरे घेरे से। इस तरह से ये लंबी घेराबंदी शुरू हो गई। 3 जनवरी सन 1753 के दिन त्रिची की ये दूसरी घेराबंदी। 1.5 साल तक ये लंबी घेराबंदी चलती रही। न फ्रांसीसी अंग्रेजों को त्रिची में फंसी सेना की मदद करने से रोक सके और न अंग्रेज फ्रेंच सेना को भगा पाए। अगर आपको त्रिची की घेराबंदी के बारे में विस्तार से जानना हो तो कमेंट कीजिए, इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। अब अगले 1.5 साल तक फ्रेंच सेनाएं त्रिची को घेरे रहने वाली थी। अंग्रेज त्रिची तक मदद पहुंचाते रहने वाले थे, जिसे रोकने में फ्रेंच नाकामयाब रहे। इस सिलसिले में 3 खास झड़पें हुई। 7 जुलाई का गोल्डन रॉक का युद्ध, 18 अगस्त को दूसरी झड़प और 2 अक्टूबर को तीसरी झड़प, जिसे बैटल ऑफ शुगर लोफ रॉक कहते हैं। इन तीनों में फ्रांसीसी हारे, लेकिन घेराबंदी खत्म नहीं हुई, चलती ही गई। इस लंबी घेराबंदी से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स उकता गए। वो भारत में तेजारत करना चाहते थे, लेकिन डुप्ले सियासत करना चाहता था और बाज नहीं आ रहा था, जंग किए जा रहा था। डुप्ले अड़ा हुआ था कि अंग्रेजों को भगाकर ही मानेगा और भारत की राजनीति में किसी भी सूरत में घुसेगा, लेकिन डायरेक्टर्स ऐसा नहीं चाहते थे। उन्होंने अगस्त में डुप्ले को वापस बुला लिया और गोदियो को उसकी जगह भेज दिया। और दूसरी तरफ मद्रास के गवर्नर सॉन्डर्स को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुला लिया। तब तक यानी अगस्त के आखिर तक घेराबंदी लगभग खत्म हो चुकी थी और अक्टूबर के आखिर तक युद्ध समाप्त हो गया। त्रिची की इस दूसरी घेराबंदी के साथ ही साथ दूसरा कर्नाटक युद्ध खत्म हो गया। ये घेराबंदी एक बहुत ही रोचक, बहुत ही दिलचस्प किस्सा है मिलिट्री मूवमेंट्स का, सैनिक रणनीति का, स्ट्रेटेजीज का। अगर आपको इसमें रुचि हो, आप इसके बारे में गहराई से जानना चाहते हो तो कमेंट कीजिए, इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। ये मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, लेकिन तभी जब आप कमेंट करेंगे। फिर जनवरी 1755 को दोनों पक्षों में संधि हो गई। अंग्रेजों के नुमाइंदे वल्लाजाह को कर्नाटक यानी अर्काट का नवाब मान लिया गया और फ्रांसीसियों का नुमाइंदा सलाबत जंग हैदराबाद का निजाम बना रहा। तंजौर के राजा बिन पैंदी के लोटे की तरह इधर उधर होते रहे और धीरे धीरे बिल्कुल ही अप्रासंगिक हो गए, इररिलेवेंट हो गए। इस पूरे संघर्ष से 3 निष्कर्ष निकल कर आए। पहला, यूरोपीय ताकतों की भारतीय राजनीति में घुसपैठ। दूसरा, हैदराबाद के निजाम के दरबार में दखलंदाजी के जरिए भारत में फ्रांसीसियों का प्रभाव अपने चरम पे, अपनी बुलंदी पे पहुंच गया। जिंजी और आसपास के किले फ्रांसीसियों के हाथ में ही रहे। तीसरा, अंग्रेजों के नुमाइंदे वल्लाजा के अर्काट नवाब बनने की वजह से और फ्रेंच नुमाइंदे सलावत जंग के हैदराबाद के निजाम बनने से अर्काट और हैदराबाद के तख्त लगभग लगभग अलग हो गए। फ्रेंच लोगों को उत्तरी सरकार या नॉर्दर्न सरकार मिल गए, जबकि अंग्रेजों को जमीन के तौर पर कुछ खास हासिल नहीं हुआ। हालांकि इन दोनों का प्रभाव क्षेत्र ये था, इस नक्शे में देखिए। तो इसका मतलब किसी न किसी युक्ति से, किसी न किसी तरीके से अंग्रेजों के लिए जरूरी हो गया कि बहाना ढूंढकर फ्रेंच ताकत की बराबरी की जाए और उसे हराया जाए। बहुत जल्द उनको ये मौका मिल भी गया। क्यों और कैसे, ये हम तीसरे और आखिरी कर्नाटक युद्ध के एपिसोड में देखेंगे। अगर आपने इस एपिसोड को बिल्कुल ध्यान से देखा होगा शुरू से आखिर तक, तो आपके मन में आपको कुछ ना कुछ तो जरूर खटक रहा होगा। कमेंट कीजिए और जवाब पाइए। धन्यवाद।